बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज हम एक मेथड डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन ये वो वाला मेथड नहीं है जो हम ओडी में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम इन शॉर्ट पीडीई लिखते हैं, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इससे हम हर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व करने से रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ये जो मेथड है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया डेनियल बर्नौली ने, फिर बाद में लोग इसको यूज़ करते रहे, ठीक है। और 70s के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब है ये बहुत पुरानी टेक्निक है। तो ये एक ओल्डेस्ट टेक्निक है फॉर सॉल्विंग इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। यानी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें इनिशियल कंडीशन भी हो और बाउंड्री कंडीशन भी हो, ठीक है, को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, अगर ये ना भी हो तब भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इस मेथड को यूज़ किया जा सकता है सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के लिए जिन पे ये दो कंडीशन लगी हुई हो, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि जो पीडी आप सॉल्व कर रहे हों वो लीनियर होनी चाहिए, ठीक है। लीनियर पर अलग से मैंने लेक्चर दिए हुए हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि वो होमोजीनियस होनी चाहिए। होमोजीनियस का मतलब ये है कि जो हमारे पास सोर्स टर्म है वो ज़ीरो होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोएफिशिएंट कांस्टेंट भी हो सकते हैं, कोएफिशिएंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट से शुरू कर रहे हैं और फिर वेरिएबल कोएफिशिएंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो पीडी क्या होनी चाहिए जी? लीनियर और होमोजीनियस होनी चाहिए, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब है कि सोर्स टर्म ज़ीरो होनी चाहिए, और लीनियर पर मैं अलग से लेक्चर दे चुका हूँ। अच्छा, जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई होती है वो लीनियर होनी चाहिए और होमोजीनियस होनी चाहिए। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, ठीक है, कि वो होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन क्या होती है। तो इक्वेशन पीडी भी होमोजीनियस होनी चाहिए और लीनियर, और उसकी बाउंड्री कंडीशन भी लीनियर और होमोजीनियस होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस मेथड का आइडिया क्या है, बेसिक ये मेथड करता क्या है, ठीक है। ये मेथड सबसे पहले ये करेगा, जो आपकी पीडी है उस पीडी को वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ले जाएगा, ठीक है। तो लाजिम आते ओडी को हल करना हमें आता है, हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी हैं ओडी को हल करने की। तो सबसे पहला जो ये काम करता है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि ये पीडी को ओडी में ले जाएगा, ठीक है। अच्छा, कितने ओडी में लेके जाएगा? ये दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ले जाएगा उसे, ठीक है। जो पीडी होगी उसको कन्वर्ट कर देगा, एक ओडी में नहीं लेके जाएगा, दो में ले जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इससे सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, हमारे केस में 12। अच्छा, जो एजम्पशन है जो यूज़ की डेनियल बर्नौली ने, कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो उसने ये सपोज़ किया कि जो सॉल्यूशन है पीडी का, ठीक है, पीडी के सॉल्यूशन से मुराद ये है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। वो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। पहले हम बड़ा बड़ा आइडिया डिस्कस कर लेते हैं कि जो पीडी का सॉल्यूशन है, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो बराबर होगा इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, उनको, ठीक है। वो जो सॉल्यूशन हमारा होगा वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और ये फंक्शन कैसे होंगे? ईच ऑफ विच इन्वॉल्व्स ओनली वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो u है, ठीक है, और u डिपेंड कर रहा है, फ़र्ज़ करें x और t पे, तो ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो डेनियल ने कहा कि ये जो आपका सॉल्यूशन है ये बराबर होगा दो फंक्शन के प्रोडक्ट के। एक फंक्शन का नाम हम रख देते हैं x और दूसरे का नाम हम रख देते हैं कैपिटल T, और उसमें जो x है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, छोटे x पे, और जो t है वो छोटे t पर डिपेंड करेगा। तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन कैपिटल x एंड कैपिटल T, और ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, ओनली वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और t हैं,
तो एक जो x है वो x पर डिपेंड करेगा, जो t है वो t पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, इनके नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, यूँ भी रख सकते हैं कि एक फंक्शन होगा f वो t पर डिपेंड करेगा, एक फंक्शन होगा g वो डिपेंड करेगा x पे। ज़रूरी नहीं है कि आप कैपिटल X और कैपिटल G रखें। तो आइडिया ये था कि जो सॉल्यूशन होगा PDE का, सॉल्यूशन ऑफ PDE इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। और ये जो दो फंक्शंस होंगे ये किस तरह से होंगे कि एक फंक्शन भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और दूसरा भी, ठीक है। अच्छा, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वहाँ से बहुत ही क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, लिखा हुआ है सॉल्व द गिवन PDE यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि इन दोनों इक्वेशनों को देखें तो ये दोनों इक्वेशनें लीनियर है, ठीक है। PDE कैसी है? लीनियर है। आप लोग देख लें, लीनियर पे अलग से टॉपिक लेक्चर दे चुका हूँ मैं ODE के सेक्शन में। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि जो इक्वेशंस हैं ये होमोजीनियस है। देखें ना, सोर्स टर्म क्या है? 0 है, होमोजीनियस है। और बाउंड्री कंडीशन इसमें है नहीं। अगर बाउंड्री कंडीशन इसमें होती या इनिशियल कंडीशन होती तो हम देखते कि वो होमोजीनियस है या नहीं, ठीक है। जब होगी तो बाउंड्री कंडीशन अगर होगी तो होमोजीनियस होगी, ठीक। अगर नहीं होगी फिर तो देखना ही नहीं है, ठीक है। और PDE जो है वो लीनियर और होमोजीनियस होनी चाहिए। तो पहले तो हम इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। गौर से सुनिएगा। 3 पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस 2 पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको लेते हैं और इसका सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन से पहले कुछ टेक्निकल गुफ्तगू हम करेंगे जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ से देखें, u का डेरिवेटिव हमने लिया, का डेरिवेटिव है x के लिहाज से भी और u का डेरिवेटिव है y के लिहाज से भी। इससे ये मतलब निकलता है कि जो u है ये x और y का फंक्शन है, ठीक है। u किस पर डिपेंड कर रहा है? x पे भी और y पे भी। तो इस u को हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और इस x y दोनों को हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। दो हैं, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इस इक्वेशन को देख लें ताकि आइडिया क्लियर हो जाए। z है, z का डेरिवेटिव x के लिहाज से भी है, y के लिहाज से भी है। इसका मतलब है कि z किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे और y पे। तो z हमारा कौन सा वेरिएबल हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। और x y हमारे हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस PDE को सॉल्व करने का क्या मतलब है? इस पहली PDE को सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपने बेसिकली ये मालूम करना है ux ऑफ y, ये इंडिपेंडेंट, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, ये फाइंड करना है। और इस PDE को सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपको ये z फाइंड करना है, ठीक है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो फाइंड करना होता है। सॉल्यूशन का यही मतलब है, ठीक है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे जी? अच्छा जी, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे? दोबारा सुन लें। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है u, यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। और ये डिपेंड कर रहा है x y पे। तो हमें u फाइंड करना है। u x y इज ओवर सॉल्यूशन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, u x y इज ओवर सॉल्यूशन एंड वी हैव टू फाइंड u x, y, ठीक है। ये नोट कर लें। अच्छा, अब हम एज्यूम ये करते हैं कि ये जो u है, जो हमारा सॉल्यूशन है, जो x पे भी डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है, ये क्या है? यहाँ मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अब वो टू फंक्शन आप खुद सपोज कर लें कि उनका क्या नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। मैं एक फंक्शन का नाम रखना चाहता हूँ कैपिटल X और दूसरे फंक्शन का नाम मैं रखना चाहता हूँ कैपिटल Y, ठीक है। अच्छा, इन दो फंक्शंस की क्या खुसूसियात होनी चाहिए वो मैंने यहाँ लिखी हुई है।
ये जो दो फंक्शन है ना, ईच ऑफ विच इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स और वाई में एक वेरिएबल हो सकता, एक्स में एक वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट और वाई में भी एक वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कितने हैं? दो हैं, एक एक्स है एक वाई है। अब आपकी मर्जी है कि ये जो कैपिटल एक्स एक फंक्शन है, हम मान लेते हैं कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पे, और ये किस पर डिपेंड कर रहा है? वाई पे। अच्छा, ये आपकी मर्जी है कि किसी को भी किसी पर डिपेंड करा दें, ठीक है। बहरहाल इस इक्वेशन को देखते हुए क्या लगता है कि u इज़ आवर सॉल्यूशन which is equal to product of two function कैपिटल x एंड कैपिटल y, और ये दो फंक्शंस अननोन हैं, हमें नहीं पता कि ये क्या है, x और y ये दोनों क्या हैं? अननोन फंक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन ख़ास बात क्या है कि x भी एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। x क्या कर रहा है? डिपेंड्स अपॉन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड कर रहा है? ये छोटे x पे, और छोटा x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैपिटल Y भी क्या कर रहा है? कितने फंक्शन, कितने वेरिएबल का फंक्शन है? तो आप लिखेंगे डिपेंड्स अपॉन वन वेरिएबल, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वो कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल? y। तो कैपिटल Y पे डिपेंड कर रहा है और कैपिटल X स्मॉल x पे डिपेंड कर रहा है। तो डेनियल ने ये कहा कि आपने जो सॉल्यूशन सपोज करना है ना, जैसे u हमारा सॉल्यूशन है, मैं यहाँ लिख चुका हूँ, वो दो फंक्शन का क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट, और पहला फंक्शन भी एक वेरिएबल पर डिपेंड करेगा और दूसरा भी एक पे करेगा, ठीक है। यानी अगर ये x पे कर रहा है तो ये y पे, ये अगर y पे कर रहा है तो ये फिर x पे। ये आपका सॉल्यूशन है, दिस इज आवर सॉल्यूशन। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब ये सॉल्यूशन मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। नाउ आवर टास्क इज, आवर एम इज टू फाइंड कैपिटल X एंड कैपिटल Y। अगर मैं कैपिटल X और कैपिटल Y फाइंड कर लूँगा, उसको यहाँ पुट कर लूँगा और सॉल्यूशन आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो अब कैपिटल X और कैपिटल Y कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ये देखते हैं, ठीक है। तो ये भी मेन आइडिया है। आवर एम इज़ नाउ टू फाइंड कैपिटल X एंड कैपिटल Y। अच्छा जी, ये सॉल्यूशन है हमारा। एज्यूम दिस इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन PDE। गिवन PDE ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये बात तो आपको पता ही है बचपन से ही कि अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये जो सॉल्यूशन है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे। अब इसको उठा के डायरेक्ट तो पुट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि u का हम पहले क्या लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से, फिर u का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से और उसको यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब u का डेरिवेटिव लेते हैं जी, u ये रहा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं x के लिहाज से। अच्छा जी, अच्छा जब पार्शियल डेरिवेटिव लूँगा ना मैं x के लिहाज से, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आ रही है। ये तो पूरा किस पर डिपेंड कर रहा है, y पे, ये तो कांस्टेंट है। तो इसको तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। आपको पता है पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये एज इट इज़। अच्छा, ये कैपिटल X कितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, एक वेरिएबल पे। तो यहाँ पर जब ये एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होगा तो मैं ये नहीं लिखूँगा यहाँ पे जब भी फंक्शन एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है तो आप जो नोटेशन यूज़ करते हैं वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की यूज़ करते हैं। तो मैं इसको यूँ लिखूँगा dx ओवर dx, ठीक है। इसका मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लिया u का x के रिस्पेक्ट से, लेकिन जब मैं राइट हैंड साइड पे गया तो ये कांस्टेंट था और ये x पे डिपेंड कर रहा है और ये एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं लिखूंगा ये dx ओवर dx। इसी तरह जब मैं पार्शियल u बाय पार्शियल y फाइंड करूंगा तो ये कैपिटल X कांस्टेंट होगा क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है और हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं y के रिस्पेक्ट से।
और जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालने लग गया तो ये गौर कीजिएगा कि ये सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो जब फंक्शन एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है तो फिर हम पार्शियल वाली नोटेशन नहीं यूज़ करते, फिर हम ये वाली नोटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव वाली। तो ये दो पार्शियल डेरिवेटिव निकल आए, इसको अब हम पुट करेंगे, पुट इन, इस इक्वेशन को कह देते हैं, पुट इन, आसान भाषा में कर देते हैं कहानी, गिवन पीडी। तो अब गिवन पीडी में ये पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पुट करते हैं 3 एज इट इज, ठीक है। पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, वाई। अच्छा, अब हमें पता है कि वाई वाई पे डिपेंड कर रहा है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वाई इंटू डी कैपिटल एक्स ओवर स्मॉल एक्स, बस स्मॉल और कैपिटल का ख्याल कीजिएगा, ठीक है, प्लस 2 पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स डॉट डी वाई ओवर स्मॉल डी, ठीक है, डी स्मॉल वाई। ये इक्वेशन बन गई है। अब आप इस इक्वेशन को देखें कि ये इक्वेशन अब पीडी तो रही नहीं, ये तो ओडी बन गई है, ठीक है। अब आपने यहाँ से वेरिएबल को अलग करना है, ठीक है। तो वेरिएबल को कैसे अलग करेंगे, ठीक है, मैं यूँ लिखूंगा 3y डी एक्स ओवर स्मॉल डी और फिर x, इसको मैं राइट पे ले जाऊंगा, क्या बन जाएगा, -2x डी कैपिटल Y ओवर डी स्मॉल y, ठीक है, ये बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है, बड़ी सिंपल सी कहानी है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे हम ये कि वेरिएबल को अलग करना है, यानी x x के पास, y y के पास, ठीक है। तो ये जो x है ये इधर ले आऊँगा, इस y को वहाँ ले जाऊँगा, तो जो स्टोरी मेरे सामने बनकर आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी यूँ 3 और इस x को मैं यहाँ नीचे ले आऊँगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 ओवर x, इस x को मैं नीचे ले आया, ठीक है, और साथ में इसके इस y को मैं इस तरफ ले आया, d कैपिटल X ओवर स्मॉल x इज इक्वल्स टू, वेरी सिंपल, -2 अपॉन y दिस। अब ये जो आपके पास एक इक्वेशन आई है ना, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है और इसकी हमने एनालिसिस करनी है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं इस इक्वेशन को एक दफ़ा फिर लेफ्ट पे लिख रहा हूँ, ठीक है, नए पेज पे। 3 ओवर कैपिटल एक्स डी एक्स ओवर डी स्मॉल एक्स इज इक्वल टू -2 ओवर कैपिटल वाई। बस इस बात का ख्याल कीजिएगा कि कैपिटल और स्मॉल वाई को मिक्स ना कर दें, दिस। अच्छा, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस लेफ्ट हैंड साइड, इसमें जो वेरिएबल है, ठीक है, जिस पे ये डिपेंड कर रहा है वो स्मॉल एक्स है, और राइट हैंड साइड जो है वो स्मॉल वाई पर डिपेंड कर रहा है। इसको एक तरह से और सिंप्लीफाई करके अगर यहाँ देखो ना, मुझे ये मेथड बहुत अच्छा लगता है एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, गौर से सुनिएगा। क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, ये रफ वर्क है, ठीक है, 3 ओवर कैपिटल एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, छोटे एक्स पे। यहाँ डेरिवेटिव है कैपिटल एक्स का, ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, छोटे एक्स पे। यस, सिमिलरली मैं लेफ्ट हैंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये वाई पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल डी वाई, ये वाई पे डिपेंड कर रहा है और नीचे वाई। अच्छा, एक काम करते हैं अपने समझने के लिए, इसका डेरिवेटिव लेते हैं जी एक्स के लिहाज से, बोथ साइड हम डेरिवेटिव ले लेते हैं एक्स के लिहाज से, दिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक बात समझाने जा रहा हूँ, ये आपने डेरिवेटिव लेना नहीं है। अच्छा, ये आएगा -2 अपॉन कैपिटल वाई
अच्छा, यहीं पे मैंने आपको बता दिया था कि वेरिएबल को आपने अलग रखना है, यानी एक्स को अलग रखना है, कैपिटल वाई को अलग रखना है, ठीक है। तो वेरिएबल अलग हो गए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं इस का डेरिवेटिव, अच्छा ये कैपिटल वाई किस पर डिपेंड कर रहा है? छोटे वाई पे। ये भी छोटे वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल है, ठीक है, वो वाई है, ठीक है। यानी ये पूरी ब्रैकेट असल में डिपेंड कर रही है छोटे वाई पे। जब इसका डेरिवेटिव मैं एक्स के लिहाज से लूंगा तो क्या आने वाला है? 0। ये आ गया 0, ठीक है। अब यहां से एक और कहानी खुलने वाली है। कैपिटल एक्स डी एक्स ओवर स्मॉल डी एक्स। ये डेरिवेटिव क्यों 0 हुआ? क्योंकि ये पूरा फंक्शन है किसका? दिस इज फंक्शन ऑफ वाई, ये वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से लूंगा तो 0 आएगा, कॉमन सेंस है, ये 0, ठीक है। और ये हमें पता भी है, ठीक है, ये 0। अब यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं एक्स के लिहाज से और रिजल्ट आ रहा है 0। तो ये बात आप लोगों को पता है कि जब किसी फंक्शन का, जैसे मैं यूं लिख दूं, मैं एक फंक्शन है जो x पर डिपेंड कर रहा है, उसका डेरिवेटिव भी x के लिहाज से ले रहा हूं और 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली ये जो फंक्शन है ये आपके पास क्या है? ये कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। चूंकि इसका डेरिवेटिव क्या है? x के लिहाज से 0, दिस इंप्लाइज दैट कि ये जो 3/x है और dx ओवर dx है, ये बेसिकली क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली अगर इसका डेरिवेटिव मैं t के लिहाज से ले लूं, t के लिहाज से, ठीक है, सॉरी y के लिहाज से, तो ये आ जाएगा d ओवर dy, 3 ओवर कैपिटल ये दिस, d ओवर dy माइनस 2 ओवर y, dy ओवर dy y, सॉरी यस। अब चूंकि ये फंक्शन है किसका? x का, इसका डेरिवेटिव आप y के लिहाज से ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 0। और अब अगेन एक इंटरेस्टिंग कहानी आ रही है। दिस, अब ये फंक्शन है किसका? y का, और इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है तो बेसिकली वो क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये हमें पता है, तो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब है। तो दिस इंप्लाइज दैट -2/y और dy/dy, ये भी क्या है? एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों को किसके बराबर ले लेंगे? दोनों को हम बराबर ले लेंगे किसी कांस्टेंट के। कांस्टेंट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कैपिटल A B C कुछ भी दे सकते हैं। मैं इस कांस्टेंट को नाम दे रहा हूं K, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शंस कांस्टेंट के बराबर है। अब मैं क्या करूंगा? 3 ओवर x dx ओवर dt, सॉरी dx, इसको बराबर लूंगा किसके? ये दोनों k के बराबर है, k। यहां से मेरे पास दो इक्वेशंस बनेंगी। अब देखिएगा, -2/y d कैपिटल y ओवर d स्मॉल y इज इक्वल टू k। मैंने दो, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों को मैंने k के बराबर ले लिया। क्यों k के बराबर लिया? क्योंकि ये दोनों आपस में भी तो बराबर है ना। तो अगर ये k के बराबर होगा तो ये भी k के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई है और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी आसानी के साथ। सिंपल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल, जो हम फर्स्ट ऑर्डर की पढ़ते हैं। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग बात क्या थी? इंटरेस्टिंग बात एक और ये है कि ये चेक कीजिएगा, ये एक पीडी है। अच्छा, यहाँ ये फर्स्ट ऑर्डर है, एक्स के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है और वाई के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है, यानी वाई के लिहाज से भी डेरिवेटिव वन टाइम है, एक्स के लिहाज से भी डेरिवेटिव वन टाइम है। इसीलिए हमारे पास दो इक्वेशनें आई हैं, ठीक है, दो इक्वेशनों में जाएगा और दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर की हैं, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर की हैं। अच्छा जी, चलें इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है जी?
मैं यूँ लिखूँगा कैपिटल डी एक्स ओवर एक्स, और 3 को भी साथ में रख सकते हैं, ठीक है, 3 वहाँ चला जाएगा, ये मैं लिख देता हूँ के अपॉन 3 डी एक्स, ठीक है। अच्छा, कैपिटल एक्स जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो छोटा एक्स है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमने इस वेरिएबल को अलग कर दिया। अब तो ये ओडी है, ओडी वाला तरीका यूज़ कर लिया हमने, और इसको अब हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो कैपिटल डी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या हो जाएगा बच्चों, ये कैपिटल, ये आ जाएगा एल एन एक्स, ठीक हो गया जी। इज इक्वल्स टू के भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx का डेरिवेटिव, आपको पता है x, और प्लस हम कोई कांस्टेंट लगाएंगे, उसका नाम हमने रख दिया c1, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम ये करेंगे कि हमें यहाँ से कैपिटल x चाहिए, तो बोथ साइड हम ln ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल k ओवर 3x प्लस c1, ठीक है जी। तो हम क्या कर देंगे, ई और ये कैपिटल एक्स निकल आया आपके पास। कैपिटल एक्स क्या निकल आया, एक्सपोनेंशियल के अपॉन 3x प्लस c1, ये कैपिटल एक्स निकल आया। अब हम कैपिटल वाई निकालेंगे तो क्या करेंगे जी, स्मॉल वाई को अलग करेंगे, कैपिटल वाई को अलग करेंगे, ठीक है। जब स्मॉल और कैपिटल वाई को हम अलग करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, ठीक है, हम दोनों को अलग कर देंगे। तो ये मैं यूँ लिख रहा हूँ, डी कैपिटल वाई अपॉन स्मॉल कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई एक तरफ और स्मॉल वाई और सारी चीज़ों को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा के डी वाई अपॉन 2 और यहाँ माइनस, तो ये के और ये डी वाई को मैं वहाँ ले गया, -2 को भी यहाँ ले आया, तो ये बना। इंटीग्रेट करेंगे जी बोथ साइड, ये बन जाएगा जी ln ऑफ y इज इक्वल टू क्या क्या बाहर आ सकते हैं, के भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, और ये बन जाएगा दिस प्लस, अब मैं यहाँ c1 तो पहले यूज़ कर चुका हूँ, यहाँ मैं यूज़ करूँगा c2, फिर इसी तरह एक्सपोनेंशियल लेंगे बोथ साइड, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कैपिटल y आपके पास आ जाएगा k अपॉन 2, इसी तरह हम लिख देंगे, ठीक है, स्मॉल y प्लस c2, ये आपके पास x और y आ गए। अब ये जो x और y है, ये चूंकि आपका सॉल्यूशन था, इसमें पुट कर देंगे आप x और y को, ठीक है, और देखिए क्या बनता है। सिंस u जो हमारा सॉल्यूशन था वो किसके बराबर था, कैपिटल x डॉट कैपिटल y, कैपिटल x क्या निकाला है हमने, एक्सपोनेंशियल k अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस c1 डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस के अपॉन 2y प्लस c2। अब ये दोनों एक्सपोनेंशियल है, तो जब दोनों एक्सपोनेंशियल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर ये सकते हैं कि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो e के अपॉन 3x माइनस, अच्छा ये के एक तरह का लिखना है हमने, ये भी के है, ये के एक तरह का लिखे, ठीक है, ये के आपने एक तरह का लिखना है, क्योंकि ये के और ये के एक ही है, 2 के नहीं है, ठीक है, ये के, ठीक है। तो के अपॉन 3x मैंने लिख दिया, माइनस के अपॉन 2y लिख दिया मैंने, और ये c1 और c2 ये मैंने एक साथ लिख दिए, प्लस c1 प्लस c2। तो बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है, सिंपल है, इसमें तो इतना कुछ है नहीं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, आपको ये भी पता है कि हम पावर को ब्रेक भी कर सकते हैं। मैं पावर को कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल, अच्छा इसमें के कॉमन है, के बाहर ले लिया मैंने, क्या रह गया जी, के बाहर लेने के बाद x/3 माइनस y/2 डॉट, फिर ई, पावर को ब्रेक कर रहा हूँ, जैसे मैंने पावर जैसे हम बेसिस सेम हो तो ऐड कर लेते हैं, इस तरह ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ये मैंने एक एक्सपोनेंशियल के ऊपर लिखा, और ये c1 प्लस c2 में दूसरे एक्सपोनेंशियल के ऊपर लिख रहा हूँ। अब ये चेक करें, ई भी एक कांस्टेंट है, c1 भी कांस्टेंट है, c2 भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा क्या है, एक
कांस्टेंट है पूरा, तो इस पूरे कांस्टेंट का नाम मैं रख देता हूँ कैपिटल ए। ठीक है, तो सपोज कैपिटल ए इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल C1 प्लस C2, तो u किसके बराबर आ जाएगा, u एक्स वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, इसकी जगह कैपिटल है, e के ऊपर पावर आ जाएगी k x/3 माइनस y/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, u आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ जाते हैं ज़रा क्विकली। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन मैं ज़रा डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, बेसिक आइडिया आपको मैंने दे दिया है। सेकंड एग्जांपल क्या है, पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल y, ये मैंने पहले लिख दिए, प्लस वाले और माइनस वाले बाद में। ठीक है, कोई ख़ास रीज़न नहीं है, बस वैसे ही लिख दिए, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ हमने देखना है कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले ये देखिए, z का डेरिवेटिव x के लिहाज से भी है, y के लिहाज से भी है, तो इसका मतलब है z जो है वो x और y पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और z हमारा कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी, और यही हमारा सॉल्यूशन है। तो z x, y इज ओवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो फिर हम एज्यूम करेंगे कि z हमारे पास जो कि एक्स वाई का फंक्शन है, ये बराबर है किसके, दो फंक्शन के प्रोडक्ट के। एक फंक्शन का नाम मैंने x रखा, दूसरे का नाम मैंने y रखा। अच्छा, अगर आप लोगों को x और y मसला कर रहे हैं तो एक फंक्शन का नाम f रख दें, दूसरे का g रख दें। ठीक है, बल्कि रख ही देते हैं। ठीक है, एक्स वाई को छोड़ें। ठीक है, z जो फंक्शन है एक्स वाई का, एक का नाम रख देते हैं। अच्छा, अब ये जो z है जो हमारा बेसिकली सॉल्यूशन है, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा। एक फंक्शन का नाम रख दिया हमने x f और दूसरे का नाम हमने रख दिया g। अब इस f और g की क्या खुसूसियत होगी, f एक वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे x पे, तो दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, y पे। ये हमारा क्या है जी, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। लेकिन नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ we have to find f and g। अच्छा, इस इक्वेशन में एक और बात नोट करें, z का डेरिवेटिव x के लिहाज से कितनी मरतबा है, 2 दफ़ा, और z का y के लिहाज से कितनी मरतबा है, 1 दफ़ा। लेकिन z का हाई मैक्सिमम डेरिवेटिव है 2 दफ़ा, पार्शियल स्क्वायर z और पार्शियल एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास 2 ODs बनेंगी, एक OD ऐसी होगी जो फर्स्ट ऑर्डर होगी और एक सेकंड ऑर्डर होगी, क्योंकि इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी मौजूद है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस z का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, चूंकि ये सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन है तो ये अपनी इस PD को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसको उठा के यहाँ पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, पहले z का डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से। ठीक है, अच्छा ये तो कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, और मैंने आपको बता दिया है कि इसका डेरिवेटिव हम लेंगे मगर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि ये एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ये दिस सेकंड डेरिवेटिव लूँगा मैं अब x के लिहाज से, तो इसका ये तो कांस्टेंट है, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा d, और ये एज इट इज। तो ये भी मालूम हो गया, ये देखें, सॉरी, ये भी मालूम हो गया और ये भी मालूम हो गया, पार्शियल z और पार्शियल x ये रहा, सेकंड डेरिवेटिव ये रहा। अब ये पार्शियल z बाय पार्शियल y फाइंड करेंगे हम। अब जब z का डेरिवेटिव मैं y के लिहाज से लूँगा तो ये चीज़ क्या होगी, कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि इसका डेरिवेटिव आप यूँ नहीं लिखेंगे, पार्शियल g ओवर पार्शियल y, क्योंकि इस तरह तब लिखते हैं जब आपका g एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है। g चूँकि एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है तो मैं ये वाली नोटेशन यूज़ करूँगा। ठीक है, अब इन तीनों को उठा के आप पुट कर देंगे
पुट इन गिवन PDE। अच्छा, अब ये काम आप खुद करेंगे कि इसको उठा के हम यहाँ पुट तो कर देंगे और मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। ठीक है, जब सिंप्लीफाई करूंगा तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा जब मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो ये आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1/f d2f/dx² माइनस 2/f df/dx इज इक्वल टू माइनस 1/g dg/dy। तो हमने क्या किया, ये तीनों पार्शियल डेरिवेटिव उठा के जब यहाँ पुट कर दिए तो इक्वेशन के अंदर अब आपको f और g नज़र आ रहा होगा। ठीक है, f और g, तो आपने f और g को अलग करना है। ये देखें, f को मैंने अलग कर दिया और g को मैंने अलग कर दिया, और फिर इन दोनों को हम किसके बराबर लेते हैं, जो मैंने टेक्निक बताई है आप लोगों को, कांस्टेंट के बराबर। तो इनको मैं k के बराबर ले लूँगा। तो जब k के बराबर में लूँगा तो क्या बनेगा, दो इक्वेशंस बनेंगे। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक यहाँ से। क्या बनेगी जी, 1/f माइनस 2/f इज इक्वल टू k, इसको भी k के बराबर ले लेंगे, और माइनस 1/g dg/dy, इसको भी k के बराबर ले लेंगे। ठीक है, अब इसको पूरी इक्वेशन को f से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये d2, ये देखिए सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, df/dx, ये f k हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ ले आऊँगा, ये माइनस f k इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। और सिमिलरली इसको g से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, माइनस g से, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। माइनस जी से मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस जी के हो जाएगा, इस तरफ ले आएंगे प्लस जी के हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताएं, ये जो आपके पास है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और दोनों ही होमोजीनियस है। तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, याद है आप लोगों को हम कैसे करते थे, सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड डेरिवेटिव की जगह लिखूंगा मैं m² माइनस 2, फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह मैं लिखूंगा m, और यहाँ माइनस f है। f का मतलब यहाँ f का डेरिवेटिव नहीं है, तो फिर मैंने आपको बताया था कि f को छोड़ के क्या बचा, k, ये लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो m की वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 1 दिस और 1 प्लस k। तो m की दो वैल्यूज आ रही हैं, 1 प्लस रूट 1 प्लस k और 1 माइनस, ये दोनों डिफरेंट हैं और रियल भी हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब जब ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक को मान लेंगे m1 और दूसरे को मान लेंगे m2, और जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो आप लोगों को पता है, चूँकि f है तो मैं लिखूँगा f इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कांस्टेंट को कह देते हैं c1 e की पावर m1। अच्छा, f किस पे डिपेंड कर रहा था, x पे, तो यहाँ लिखूँगा दिस प्लस c2 और e की दिस। ठीक है, और इसको हम नेक्स्ट पेज पे सिंप्लीफाई करते हैं। f इज इक्वल्स टू c1 एक्सपोनेंशियल m1 की वैल्यू क्या है जी, 1 प्लस k इंटू एक्स प्लस c2 एक्सपोनेंशियल 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस k इंटू एक्स। तो ये आपका आ गया f। ठीक है, और f निकालने के बाद यहाँ से हम g निकालेंगे। g तो बहुत ही आसान है निकालना। ठीक है, क्या करेंगे हम, ये वेरिएबल सेपरेबल है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें g और y को हम अलग करेंगे, g को मैं वहाँ भेज दूंगा, ये माइनस जी के हो जाएगा, g को यहाँ ले आएंगे, ये dg ओवर g हो जाएगा, dy को वहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के dy, इंटीग्रेट कर देंगे
तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा ln ऑफ g इज इक्वल टू माइनस के वाई प्लस सम कांस्टेंट। अब C1 C2 हमने यूज़ किया हुआ है तो हम यूज़ कर लेते हैं C3, ठीक है, सिंपल। फिर एक्सपोनेंशियल ले लेंगे बोथ साइड, e ln ऑफ g इज इक्वल टू e माइनस के वाई प्लस C3, ठीक है। इसको अब e और ln कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा हमारे पास g इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस के वाई डॉट ई क्यों, ये C3 है, पावर ब्रेक कर दिया मैंने, e की पावर माइनस के वाई और e की पावर C3 मैंने ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक करने की रीज़न ये होती है कि e की पावर C3 क्या चीज़ है, एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम मैं रख देता हूँ a, के a बराबर है e की पावर C3 का। तो जो g आएगा आपके पास वो क्या बन जाएगा, g आपके पास आएगा a e की पावर के वाई माइनस के वाई, ठीक है। ये आपके पास आ गया g। अब आपने सॉल्यूशन क्या माना था अपना कि z बराबर किसके, f इंटू जी के, तो z बराबर है f डॉट जी के, तो z आ गया जी आपके पास, z बराबर है f ये रहा C1 एक्सपोनेंशियल 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस C2 एक्सपोनेंशियल 1 प्लस के इंटू एक्स और इंटू जी, ये इस पूरे के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, जी मल्टीप्लाई होगा, और जी क्या है, ए इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के वाई। ये हमारा क्या है जी, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है फिलहाल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। चलें जी, ये हमने पार्ट 1 किया है, ठीक है, और पार्ट 2 में हम कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ इनिशियल या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के साथ आ जाएं, फिर हम हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन इनको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।